जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हमने बताया था कि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या कवर किया कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसके लिए व्यंजक क्या आया था, था कि E = 1/4πε0 के 2p/r³ आया था। अब देखते हैं कि निरक्षीय रेखा के कारण जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक पहले वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव AB। चलिए, इसका मध्य बिंदु है O। आपको बताया था इसकी पूरी दूरी होती है 2l, तो आधी आधी करेंगे l हो जाएगा। इससे r दूरी पर, मैं इसको मिटा देता हूँ, टॉपिक अपने आप दिमाग में रखिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे r दूरी पर एक बिंदु यहाँ P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो होगा क्या, यहाँ पर -q है, यहाँ पर +q है, जैसा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में होता है, वैद्युत द्विध्रुव में होता है। तो इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी होगी, A से P पे निकालनी होगी, B से P पे निकालनी होगी। तो A से दूरी के लिए आप इस लाइन को मिला देंगे और B से इस दूरी को मापने के लिए आप क्या करेंगे, इस दूरी को मिला देंगे। यदि ये r है, ये l है, पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा r² + l², ये भी हो जाएगा r² + l²। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें करना क्या है कि यदि हम B के पास कोई पॉजिटिव Q चार्ज लाएं तो इसकी दिशा क्या होगी, ये होगी, और -q की तरफ लेके आए तो इसकी दिशा ये होगी। तो ये आपका हो जाएगा E1, ये हो जाएगा E2, और इसका परिणामी क्या हो जाएगा, E। ध्यान से समझिए, हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया जिसके दोनों तरफ आवेश -q हैं +q हैं। इससे r दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये एक निरक्षीय स्थान है, निरक्षीय रेखा है। यदि कहता इसके अच्छी स्थिति में निकालिए तो इसके अच्छी स्थिति में ही हम निकालते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में निकाला था। तो P क्या है, एक निरक्षीय बिंदु है। यह क्या है, एक निरक्षीय रेखा है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि इस आवेश और इस आवेश से ज्ञात करनी है तो पहले दूरी फाइंड करना होगा। दूरी तो इसके मध्य बिंदु से दिया है, तो दूरी हमने क्या किया, निकाल लिया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर से। अब हमें दिशा फाइंड करनी थी, तो बताइए +q पे यदि कोई टेस्ट चार्ज +q लाएंगे तो दिशा, बल की दिशा क्या होगी, बाहर की होगी। जो बल की दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो E1 और -q की ओर ये अट्रैक्ट करेगा। जो टेस्ट चार्ज Q0 होता है ये धन प्रकृति का होता है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी दिशा ये होगी। लेकिन इसमें एक खेला और हो जाता है कि इसके दो घटक बन जाते हैं। देखिए, एक बन जाता है लंबवत घटक E1 sin थीटा, ये हो जाता है E2 sin थीटा, और ये हो जाता है E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। इसको ऐसे मिला देते हैं, और ये कोण जो होता है थीटा होता है। तो यदि दो एक समांतर लाइन है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यदि आप फिगर समझ गए तो समझ लीजिए सारा खेल फिगर का ही है। E1 sin थीटा, E2 sin थीटा। और आप देखिए
इसमें से एक है क्षैतिज घटक, एक है लंबवत घटक। ये जो ऊर्ध्वाधर लंबवत घटक है ये E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। निरस्त करने का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के विपरीत हैं, विपरीत दिशा में समान परिमाण होने के कारण निरस्त हो जाएंगे। और जो क्षैतिज घटक है E1 कास थीटा और E2 कास थीटा ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो हम पहले थ्योरी के रूप में यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में रखा गया है, एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। कुछ भी नहीं करना, फिगर को देखते रहिए, लिखते रहिए। जिसका परावैद्युतांक K है और आप लिखेंगे इसके मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E ज्ञात करना है, वेक्टर E ज्ञात करना है। हम करेंगे क्या, इसके दो घटक हो गए, एक E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा और दूसरे वाले का E1 कास थीटा E2 कास थीटा। E1 कास थीटा E2 कास थीटा बराबर हैं लेकिन ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है, इसलिए ये जुड़ेंगे। E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा के ही बराबर है और सटीक विपरीत दिशा में, यदि दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगने जाएंगे तो दोनों निरस्त हो जाएंगे, इसलिए E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा का कोई रोल नहीं होगा। हम लिखेंगे क्या, यहाँ से इसकी दूरी ये है, तो आप बताइए E1 क्या हो जाएगा। E1 क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q क्या है, Q है अपान R स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको अंडर रूट को होल स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। E2 क्या हो जाएगा 1/4 पाई सेम एप्सिलॉन 0 के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दूरी सेम है लेकिन E इक्वल टू होगा क्या, E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा। कास थीटा चूँकि E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त हो रहे हैं, कास थीटा जो है जुड़ जाएंगे, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास थीटा कामन कर लीजिए, E1 प्लस E2 रख दीजिए मान, कास थीटा इंटू E1 क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, चलिए मैं फिगर मिटा देता हूँ और ऊपर से लिखता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा इस चीज़ को। E इक्वल टू हो जाएगा 2 कास थीटा इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कास थीटा क्या था, देखिए फिगर एक बार फिर से देख लीजिए अपने दिमाग में कि कास थीटा था क्या, R दूरी पे एक बिंदु P था, ये दूरी थी, ये दूरी थी, यहाँ पर L था, ये भी L था, ये दूरी R थी, ये दूरी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट थी, ये E1 था, इधर E2 था, यहाँ पर एक बिंदु था, पॉइंट वेक्टर E था, यहाँ पर थीटा था, थीटा का कारण यहाँ भी थीटा, एकांतर कोण प्रमेय से होता क्या था, अब आधार बटे कर्ण, ये था AB, ये था O। अब बताइए कास थीटा इक्वल टू आधार क्या है L, तो कास थीटा इक्वल टू L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कास थीटा इक्वल टू आधार, आधार क्या है L, अब इसको R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं, क्यूब है तो 1/3, स्क्वायर है तो 1/2। चलिए फिगर में मिटा दे रहा हूँ, मैं आपको एक कास थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पर बता रहा था कि ये फिगर क्या था। रख दीजिए वैल्यू,
चलिए 2 कास थीटा 1/4πε0 क्यू अपन, चलिए कास थीटा की वैल्यू रखिए 1/4πε0 के इंटू 2 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है ही। कास थीटा की वैल्यू यल अपान यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 2। होगा क्या, बेस समान है, घातें जुड़ जाएंगी। ई इक्वल टू 1/4πε0 के 2 क्यू यल, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दोनों बीच की दूरी और एक आवेश, इसके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी से कहते हैं। और ये घात जुड़ के हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पावर 3 पावर 2। होगा क्या, पिछले में भी मैंने आपको बताया था कि एक बार फिर फिगर ड्रा करते हैं। यह जो दूरी यल है यह इस आर की अपेक्षा बहुत कम है, बहुत कम है। हम वैद्युत द्विध्रुव जब पढ़ते हैं तब भी कहते हैं कि उनके बीच की अल्प दूरी 2l। अब आप बताइए कि वो दूरी ऑलरेडी इतनी कम है और उसके बाद भी उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, तो जो यल की वैल्यू होगी वो आर की वैल्यू में बहुत कम होगी। तो इस दशा में हम क्या करेंगे, यल को 0 मानेंगे, नगण्य मानेंगे। एक्चुअल में यल 0 है नहीं, लेकिन यहाँ पर यल को क्या मानेंगे, चूँकि आर बहुत बड़ा है यल से, तो इसकी तुलना में इसको हम नगण्य मान लेंगे। तो होगा क्या, ई इक्वल टू 1/4πε0 के पी अपान आर स्क्वायर पावर 3 पावर 2। इससे 2 से 2 घात कट जाती है, बचेगा क्या 1/4πε0 के, यदि के निर्वात या वायु के लिए है तो के की वैल्यू 1 इंटू पी अपान आर क्यू। जब हम एक निरक्षीय रेखा पर किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकालते हैं तो उसके लिए व्यंजक आता है ई इक्वल टू 1/4πε0 पी अपान आर क्यू। हमने अच्छी स्थिति के लिए निकाला था, अच्छी स्थिति के लिए निकाला था तो क्या आया था 1/4πε0 2p अपान आर क्यू। धन्यवाद।